कंथका आईएएस हर कदम आपके साथ। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कंथक आईएएस। आज हम शुरू करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का नया चैप्टर, द इकोनॉमिक्स सूत्र। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का क्लासिफिकेशन क्या है, इकोनॉमिक्स के ब्रांचेस क्या क्या है और कुछ बेसिक टर्म्स है उसे हम अंडरस्टैंड करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई वांट टू टेल यू समथिंग। अगर यूपीएससी के ट्रेंड को एनालिसिस करें 1990 से अभी तक 2024 तक, तो सबसे ज़्यादा वेटेज किसी सब्जेक्ट पे रहा है प्रीलिम में, तो इकोनॉमिक्स में रहा है। इसलिए इस सब्जेक्ट को ठीक से करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पे जितने भी क्वेश्चंस 1990 से या अभी 2024 तक इकोनॉमिक्स के पूछे गए प्रीलिम में, हर क्वेश्चन को हम यानी टॉपिक वाइज क्वेश्चन इस चैनल पे आने वाले 2-4 दिन बाद सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिससे आपको एनालिसिस करने में हेल्प होगा कि किस पर्टिकुलर चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर इकोनॉमिक सूत्र। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है? तो इकोनॉमिक्स ये वर्ड है, ये डिराइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड ओकाइनोमिया से। ओकाइनोमिया का मीनिंग क्या होता है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हाउस होल्ड मैनेजमेंट यानी क्या? एक पर्टिकुलर फैमिली कैसे वो अपना मंथली एक्सपेंडिचर को मैनेज करती है, चाहे रूम का रेंट देना हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना हो, सो एंड सो। और इसी से ये वर्ड डिराइव हुआ है इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं कि हाउ जो रिसोर्सेस है उससे हम प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, और उसे कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो एडम स्मिथ जो एक पर्टिकुलरली जिन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, उन्होंने एक बुक लिखी। बुक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। इसमें वो कहते हैं कि इकोनॉमिक्स एज एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। तो पर्टिकुलरली इसमें इनका ये कहना था कि इन्होंने जो एम्फसाइज किया प्रोडक्शन और अकोमुलेशन ऑफ वेल्थ पे, और इनका फोकस था कि हाउ नेशन ग्रो देयर वेल्थ एंड फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि जो प्रोडक्शन हुआ है, समझे कि एक कंट्री है उसने प्रोडक्शन किया कार्स का, जितने भी गुड्स है लाइक कार्स, मैन्युफैक्चर मशीनरीज। तो इससे क्या किया हमने? प्रोडक्शन किया। क्यों किया? हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना था। तो जितना हम एफर्ट करेंगे प्रोडक्शन के लिए, उतना क्या होगा? ट्रेड के लिए उतना क्या होगा? हमारा वेल्थ बढ़ेगा। तो यही इसका डेफिनेशन है कि मीन्स ये जो होता है इकोनॉमिक्स इज ए इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। नेक्स्ट जो इकोनॉमिक्स थे उनका नाम अल्फ्रेड मार्शल है। अल्फ्रेड मार्शल, इन्होंने एक किताब लिखी थी द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इन्होंने किस पे इन्फोसाइज किया था कि इकोनॉमिक्स इज अ कंसर्न नॉट जस्ट विद द वेल्थ बट विद द ह्यूमन वेलबींग। तो इन्होंने ह्यूमन जो बिहेवियर है, ह्यूमन वेलबींग पे इन्होंने बोला था कि नहीं खाली इकोनॉमिकल ग्रोथ ही नहीं, तो ह्यूमन वेलबींग को भी इन्होंने कंसिडर किया था। जैसे ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ, जैसे इन्होंने कहा डेफिनेशन में, द इकोनॉमिक्स एज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। और ये किस पे एम्फसाइज करते थे? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे पर्टिकुलर फैमिली में या पर्टिकुलर इंडिविजुअल कैसे डिसीजंस लेता है, जैसे मुझे कितना पैसा अब सेव करना चाहिए, मेरा मंथली एक्सपेंडिचर क्या है, एजुकेशन में मुझे कितना पैसा देना होगा, हेल्थ केयर हो गया, फूड हो गया। तो जो भी मंथली बजट है, जो इंडिविजुअल डिसीजंस होते हैं, ये सारे चीज़ें अल्फ्रेड मार्शल ने इसमें कंसिडर की डेफिनेशन में। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ब्रॉडली इकोनॉमिक्स के 2 ब्रांचेस है, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम फोकस करते हैं जैसे इन्फ्लेशन हो गया, नेशनल इनकम हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया, पावर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, जितने भी ब्रॉड टर्म्स है तो हमें इसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जितने भी हाउस होल्ड्स और फर्म्स, जो इंडिविजुअल जो
यूनिट्स होते हैं उसकी स्टडी करते हैं। एक पर्टिकुलर कंपनी हो गया या फिर किसी पर्टिकुलर फैमिली हो गया, उस पे जब हम स्टडी करेंगे तो हम किस पे उसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो हमें यूपीएससी में माइक्रो इकोनॉमिक्स को ज़्यादा पढ़ना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को। इकोनॉमिक्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन हाउ ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन। अब इन्होंने जो इकोनॉमिक सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम में इन्होंने ये कहा कि इकोनॉमिक्स जो है ये क्लासिफाइड होता है कि किस बेस पे फिर कोई कंट्री है कैसे वो प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करती है, और जो चीज़ें प्रोड्यूस होती है उसे डिस्ट्रीब्यूट करना, और इस उस पर्टिकुलर नेशन में, कंट्री में कैसे चीज़ें कंज्यूम होती है, ये सारी चीज़ों के बेस पे ही इकोनॉमिक्स को हम क्लासिफाइड करते हैं। तो अगर फर्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करें तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है, ये पर्टिकुलर इकोनॉमी क्या है, इसे हम कहते हैं कि ये सिस्टम वर्क किस पे करता है, जो लॉ है सप्लाई और डिमांड का, इससे क्या होता है कि डिराइव द प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस। मीन्स दिस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच इज द लॉ ऑफ सप्लाई और डिमांड से ये डिराइव होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस। जितना यानी सप्लाई या फिर जितनी डिमांड रहेगी उतना प्रोडक्शन बढ़ेगा और गुड्स एंड सर्विसेज का। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हम फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, लिबरल इकोनॉमी भी कहते हैं। इसमें गवर्नमेंट का रेगुलेशंस नहीं होता है, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है, ये इसलिए इसको हम फ्री मार्केट कहते हैं। जैसे 1991 के बाद हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ मूव कर रहे हैं, और इसे इसका इस सबसे एग्जाम्पल देखें तो यूएसए जो है इसका एक एग्जाम्पल है अच्छा। और ये सेल्फ रेगुलेटरी होती है, सेल्फ ही रेगुलेट करती है, मार्केट खुद को ही रेगुलेट करता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। सेकंड, सोशलिस्ट इकोनॉमी को देखें तो हम इसे कमांड इकोनॉमी कहते हैं। कमांड इकोनॉमी जिसमें क्या होता है कि जो रिसोर्सेस है, प्रोडक्शन है, वो किसके कंट्रोल में रहता है, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है। और ये कम्युनिज्म जो है ये सोशलिज्म की ब्रांच है, जो टोटलिटेरियन गवर्नमेंट जो होता है उस पर बिलीव करती है। और सोशलिज्म का अगर एग्जांपल देखें तो रशिया जो है ये सोशलिस्ट इकोनॉमी है। और उसके बाद है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स इकोनॉमी क्या होता है कि ये कॉम्बिनेशन है कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का, यानी इसका सबसे अच्छा एग्जांपल इंडिया है। जब आफ्टर इंडिपेंडेंस जब हमने पॉलिसी बनाई तो हमने मिक्स इकोनॉमी को यानी लागू किया, और धीरे 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 फिर अगर देखा जाए तो अभी हम मिक्स इकोनॉमी से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप इकोनॉमिक्स के जो सिस्टम है, आप मुझे लगता है कि आप इसे ठीक से समझ गए होंगे। मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हम फ्री मार्केट इकोनॉमी कहते हैं, और ये रेगुलेशन, ये फ्री होता है, रेगुलेट नहीं करती इसकी गवर्नमेंट, सेल्फ रेगुलेटरी होती है। इसके एग्जांपल यूएसए है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या है कि ये कमांड इकोनॉमी करते हैं, जितने भी रिसोर्सेस है उसका प्रोडक्शन जो है ये किसके अंडर होता है, गवर्नमेंट के अंडर होता है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है उसमें। और जो मिक्स इकोनॉमी है कैपिटलिस्ट और सोशलिज्म का कॉम्बिनेशन है, इंडिया इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो। नेक्स्ट जो है इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज, तो 5 ब्रॉड सेक्टर्स है, उसमें से सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटी को देखते हैं। देखिए, जो भी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं नेचर से, या फिर प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल जो करते हैं हम डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर, जिसमें एग्रीकल्चर आता है, माइनिंग आता है, फॉरेस्ट्री आता है, हंटिंग आता है, गैदरिंग आता है, फिशिंग आता है, तो ये सारी चीज़ें प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आती है। देखिए, आपको ये कुछ एग्जाम्पल्स थोड़ा याद रखिए, क्योंकि हो सकता है कि प्रीलिम वगैरह में पूछते हैं, इसलिए इस एग्जाम्पल को आपको याद रखना है कि कौन सा किस सेक्टर में आता है। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो सेकेंडरी सेक्टर क्या है कि जो हमने एक्सट्रैक्ट किया नेचर से, जो रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया, उससे हमने क्या किया, फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस किया। ठीक है। और इसमें अगर देखें कि एग्जाम्पल्स कौन से, तो जितने भी कंस्ट्रक्ट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है, या फिर ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है,
एरोस्पेस इंडस्ट्रीज है। तो ये सारी चीज़ें सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आती है। और आपको ध्यान रखना है कि कंस्ट्रक्शन जो है, कंस्ट्रक्शन ये सेकेंडरी एक्टिविटी में आता है। टर्शरी जो एक्टिविटी है, टर्शरी एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं कि जितने भी सर्विसेज प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जिसमें रिटेल हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, तो ये सारी चीज़ें टर्शरी सेक्टर में आता है। टूरिज्म हो गया। तो आपको ये एग्जाम्पल भी याद रखिए और इसका मतलब क्या होता है ये भी थोड़ा समझिए। नेक्स्ट हम जानते हैं क्वाटरनरी एक्टिविटीज। अब इसमें क्या होता है कि जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज होते हैं ऑफन एसोसिएटेड टू टेक्नोलॉजी, तो जिसमें इंक्लूड होते हैं जैसे गवर्नमेंट हो गया, लाइब्रेरीज हो गया, साइंटिफिक रिसर्च हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती है ये क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ में आते हैं। और क्वाइनरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है, में इकोनॉमी में जितने भी डिसीजंस लेते हैं बड़े रोल एसोसिएटेड विद द लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन ये सारे उसके अंडर क्वाइनरी सेक्टर में आते हैं। जैसे यूनिवर्सिटीज़ हो गया, या हेल्थ केयर हो गया, कल्चर हो गया, मीडिया हो गया, ये सारी चीज़ें क्वाइनरी सेक्टर्स में आते हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं कि मेजर इकोनॉमिक्स थेरीज एंड थिंकर्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज क्लासिकल इकोनॉमिक्स। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या है कि एक विचारधारा है, इट्स आइडियोलॉजी, जो 18वीं और 19वीं शताब्दी में ये आई थी, ओरिजिनेट हुई थी, और जिसमें एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जॉन स्टुअर्ट मिल इसके मुख्य व्यक्तित्व थे। तो इसमें क्या होता है कि ये फ्री मार्केट इकोनॉमी को एडवोकेट करता है, कंपटीशन और मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन को एडवोकेट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखें तो इनका कहना था कि बाजार जो होता है, मार्केट जो होता है, वो स्वयं संगठित होता है और अपने स्वार्थ में काम करते हुए संसाधनों का कुशल वितरण जो है वो सुनिश्चित करता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि कोई दूध वाला है, समझिए वो दूध वाला एक पर्टिकुलर एरिया में दो दूध वाले हैं। अब एक जो है वो 30 रुपये लीटर बेच रहा है। पहले तो दोनों 30 रुपये लीटर बेचते थे, फिर बाद में क्या किया, एक व्यक्ति ने 25 रुपये लीटर दूध बेचना शुरू किया। पर उसने क्या किया कि वो पानी डालना शुरू किया उसमें। अब सारी भीड़ जो होती है वो चली गई वो 25 रुपये वाले की तरफ, जो 25 रुपये लीटर बेच रहा है। तो क्या हुआ कि पर वो पानी डालता था और 25 रुपये लीटर बेचता था, और लोग जो है उसके तरफ जा रहे। अब इसके जो 30 रुपये बेच रहा है इसके तरफ कम लोग आ गए, तो इसने क्या किया, इसने भी 25 रुपीज़ पर लीटर में बेचना शुरू किया, बट इसने पानी नहीं डाला, क्वालिटी प्रोडक्ट बेचा। तो क्या होगा कि लोग किसके पास आएंगे फिर से, जो अच्छा प्रोडक्ट दे रहे। तो जो पानी मिला रहा था दूध में उसे भी फिर अच्छा दूध देना पड़ेगा। तो मार्केट जो होता है वो स्वयं रेगुलेट होता है, खुद रेगुलेट करता है, और कंपटीशन के माध्यम से जो होता है हमें एक अच्छा आउटपुट मिलता है। इसलिए कंपटीशन इज आल्सो द गुड थिंग। समवन सेड दैट कि कंपटीशन गिव अस द क्वालिटी। तो यही है क्लासिकल इकोनॉमिक्स। जैसे इंडिया जो है 1991 के बाद में जो हमने एलपीजी की पॉलिसी अपनाई, उसके बाद में हम ये समझ सकते हैं कि हम इसी इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या क्लासिकल इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें हमने जो सरकारी जो हस्तक्षेप था उसको कम किया मार्केट में, और हमने कैपिटलिज्म को हम प्रमोट कर रहे हैं। और दूसरा अगर देखें कि केनियंस इकोनॉमिक्स, केनियंस इकोनॉमिक्स क्या है कि ये जो जॉन मेनार्ड केन्स जो है, इनके द्वारा 1930 के दशक में इसे विकसित किया गया था, स्पेशली महामंदी के जवाब में। तो इनका ये कहना था कि केन्स का ये कहना था कि अर्थव्यवस्था में जो मांग ही आर्थिक उत्पादन और रोजगार को प्रेरित करती है, जो डिमांड होता है वो क्या करती है, प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट को यानी प्रेरित करती है, ऐसा केन्स का कहना था। और जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो है, यानी इनका कहना था कि जब मंदी आएगी तो सरकार को सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करना चाहिए इकोनॉमिक्स को रेगुलेट करने में, या फिर कंट्री की इकोनॉमी को रेगुलेट करने में। जैसे हम करों को कम कर सकते हैं, ठीक है, या फिर खर्चा को बढ़ा सकते हैं, ठीक है,
जो हमें आर्थिक संकट से बाहर निकालने में हेल्प करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि 2008 में जब वित्तीय संकट आया था तो कई सरकारों ने क्या किया था कि अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए खर्चा को बढ़ाया था, एक्सपेंडिचर बढ़ाया था और टैक्सेस में कटौती की थी। उसके बाद में जो मॉनेटरिज्म जो इकोनॉमिक्स है, ये भी एक विचारधारा है जो 20वीं शताब्दी में विकसित हुई थी। और इसके जो मुख्य अर्थशास्त्री थे उनका नाम था मिल्टन फ्राइडमैन। तो पर्टिकुलरली जो आरबीआई जो है, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी के तहत इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं, जैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। तो मॉनेटरिज्म में यही है कि हाउ द आरबीआई और एक जो सेंट्रल बैंक होती है वो कैसे इन्फ्लेशन को जो कंट्रोल करती है, इकोनॉमी को कंट्रोल करती है मॉनेटरी पॉलिसी के तहत। तो मॉनेटरिज्म यही प्रकार की आइडियोलॉजी है जो भारत ने भी इसको इम्प्लीमेंट किया है। नेक्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स। तो ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर्स में, बट हम थोड़ा सा फास्ट इसको देख लेते हैं कि जीडीपी क्या है। कि टोटल वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द कंट्रीज बॉर्डर। एक पर्टिकुलर देश के बॉर्डर के सीमा के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विस पर्टिकुलर ईयर में, पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में प्रोड्यूस होंगे, उसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। और जीवीए अगर देखें तो ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि एक समझे कि एक बेकरी ने केक बनाने के लिए जिस केक बनाना है, तो केक जो उसने बनाया, तो क्या होता है कि जो फाइनल आउटपुट रहेगा केक बना के उसने जो सेल किया, तो उस फाइनल आउटपुट से जब हम माइनस करेंगे जो कॉस्ट है उस केक बनाने के लिए, जितने भी इंग्रेडिएंट का कॉस्ट है, उससे जब हम माइनस करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो ग्रॉस वैल्यू एडेड रहेगा। तो यानी पर्टिकुलरली फाइनल जो सेल रहा है, फाइनल गुड्स, फाइनल जो आउटपुट रहा है, उससे हम जब इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो क्या रहेगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड रहेगा। इन्फ्लेशन तो हम सभी जानते हैं कि इन्फ्लेशन जो होता है जिसे हम महंगाई कहते हैं। तो ये क्या होता है कि पर्टिकुलरली जो इन्फ्लेशन है, इस टॉपिक को हमें और डीपली देखना पड़ेगा। धीरे धीरे जैसे नए लेक्चर्स आएंगे तो हम हर टॉपिक को ब्रॉडली बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बट नाउ हमें एक बेसिक अंडरस्टैंड करना है कि इन्फ्लेशन यानी क्या है। कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई होती है, अ जनरल इंक्रीज इन द प्राइसेस अक्रॉस द इकोनॉमी। और इससे क्या होता है कि रिड्यूस होता है परचेसिंग पावर ऑफ मनी अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो। उसके बाद में फिस्कल पॉलिसी क्या है कि जो गवर्नमेंट जो है वो जो टैक्सेशन जो गवर्नमेंट जो इशू करती है, जो टैक्स लगाती है, और जो गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग्स करती है टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी। तो जितने भी सरकार द्वारा जो इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए मेजर्स लिए जाते हैं वो सारे फिस्कल पॉलिसी के अंडर आते हैं। और मॉनेटरी पॉलिसी में जो सेंट्रल बैंक जैसे आरबीआई जो जितने भी रेपो रेट के माध्यम से या फिर जितने भी इकोनॉमी को कंट्रोल करने का प्रयास करती है, इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, वो सारे चीज़ें मॉनेटरी पॉलिसी कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या है। इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है इसमें आते हैं एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर। और इसमें हम यही तीनों चीज़ों का हम कंट्रीब्यूशन देखते हैं नेशन की जीडीपी में कैसा है। तो पहला एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये कंट्रीब्यूट करता है लगभग 15 से 18% इन द नेशन जीडीपी। पर एक समस्या की बात है कि आज भी 50% से ज़्यादा वर्कफोर्स इस पर्टिकुलर सेक्टर में के ऊपर डिपेंड है, बट प्रोडक्शन वेरी लो है, प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, और जिससे डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट और अदर चैलेंजेस क्रिएट हो रहे हैं। इसलिए सरकार जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा दे रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो काम कर रहे लोग वो मैन्युफैक्चर सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो सके। इंडस्ट्री का देखें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का 25 to 30% नेशन की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। और इसमें इंक्लूड हुआ है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सब आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी आता है। और ये भी एक्चुअली इसका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैपेसिटी हाई है, बट प्रोडक्टिविटी इसकी लो है, कंट्रीब्यूशन नेशन जीडीपी में बहुत ही लो है। तो इसको भी हमें बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है फिलहाल। सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन अच्छा है, इसका प्रोडक्टिविटी भी अच्छा है, इसमें वेजेस अच्छा है, और ये मिनिमम 50% लगभग नेशन की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। इसमें आईटी, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग जितने भी सर्विसेज है वो सारी इसमें आती है। तो आज हमने देखा कि इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है, इकोनॉमिक्स के कौन से ब्रांचेस होते हैं, इकोनॉमिक्स के क्लासिफिकेशन क्या है,
और कुछ हमने ये भी देखा कि कुछ बेसिक टर्म्स भी देखा कि जीवीए क्या है, जीडीपी क्या है। तो आपको ये सारी चीज़ों को बार बार रिवाइज करना है और पीवाईक्यू आपको लगाना है। आने वाले 2-3 दिन बाद मैं चैप्टर वाइज इस चैनल पे पीवाईक्यू सीरीज लॉन्च करूंगा, जिससे आपको बहुत ही हेल्प होगी कि यूपीएससी किस प्रकार से क्वेश्चंस को पूछता है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसे फॉलो करिए हमें टेलीग्राम पे। वहाँ पे आपको पीपीटीज और आने वाले समय में जो हम लेक्चर्स लेंगे उसके नोट्स आपको वहाँ हम प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।